हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लासरूम पर सभी का स्वागत है। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रश्नावली 1.1 जो कि संख्या पद्धति से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2। आज की हमारी ये 5वीं वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट को जाकर के वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस रेड कलर के बटन को प्रेस कर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आप मुझसे सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। अपने डाउट्स आप यहाँ पर फेसबुक पेज पर मेरे भेज सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तमाम तरह के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए गो डिजिटल स्टडी और ज्वाइन कर लीजिए ये हमारा चैनल। ऑलरेडी यहाँ पर 2000 से ज़्यादा मेंबर्स पहले से ही जुड़ चुके हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है एक्सरसाइज 1.2 का। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ अपने आप को उत्तर बताने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए वास्तविक संख्याओं की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, लाइक रियल नंबर मीन्स इसमें आपकी परिमेय संख्याएं भी आती हैं। वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। पहले आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये बिल्कुल बात ठीक है इसकी। ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जैसे कि मैं एक अपरिमेय संख्या लिख के बताता हूँ आपको। जैसे कि पाई है, √5 है आपका, √3 है, √2 है। ये क्या है, सब अपरिमेय संख्याएं हैं और ये क्या है, एक वास्तविक नंबर है। अब वास्तविक नंबर होते कौन से नहीं है? वास्तविक नंबर का उल्टा क्या होता है, काल्पनिक नंबर। ठीक है, वास्तविक नंबर का उल्टा होता है आपका काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि आपका इसमें आई लगा हुआ होता है, यानी कि अंडर रूट में जो माइनस में संख्याएं होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन हमारा पूरी तरह से सत्य है। और कारण क्या लिखेंगे, इसका कारण हो जाएगा क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी शामिल होती हैं। अभी मैंने आपको बताया वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपरिमेय और परिमेय संख्याएं का दोनों सम्मिलित होती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती हैं। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चंस आपको समझ में आते हैं तो कृपया आप हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक यदि ये संख्या रेखा है और मैं यहाँ पर दो अंक ऐड करता हूँ, 1 और यहाँ पर 2, बीच में 0 होता है, इधर को माइनस में चलते हैं, इधर को -1 और -2। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। अब मुझे ज़रा ये बताइए, √1 का वैल्यू कितना होता है, 1। ये कैसी संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ये कैसी संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। ये तो बात सही है इसकी। अब अगला देखते हैं, √2 कैसी संख्या होती है, तो √2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है। क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं, ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं आपका, प्राकृतिक संख्याओं की डेफिनेशन मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया था संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ही करके n तक संख्याएं, यानी कि अनंत संख्याएं होती हैं। n तक नहीं, सॉरी, अनंत तक संख्याएं। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं।
लेकिन √2 देखिए यहाँ पर हमारा संख्या रेखा पर √2 लिखा हुआ है, लेकिन हम जब रूट के अंदर लिखते हैं उसको, क्योंकि m की वैल्यू क्या है यहाँ पर √2 है, 2 है, और उसको हम यदि रूट के अंदर लिखते हैं तो उसका मान आता है हमारा 1.414, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला जो हमारा कथन है वो गलत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसे कथन असत्य है। ठीक है, कथन कैसा है, असत्य है हमारा सेकंड वाला। अब सेकंड का उत्तर हमारे पास आ चुका है। सेकंड का उत्तर हो जाएगा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ये कथन पूरी तरह असत्य है। इसके कारण हम नीचे लिखेंगे, संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये यदि संख्या रेखा है तो 1, 2 ये आपकी पॉजिटिव नंबर हैं, यानी कि धनात्मक संख्याएं हैं, और ये इधर आपकी ऋणात्मक संख्याएं चलती हैं। दोनों संख्याएं होती हैं, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो, यह संभव नहीं है। कहने का अर्थ यह है, ये 2 एक वर्गमूल संख्या नहीं है। जैसे 4 है, 4 के यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आता है। ये यहाँ प्राकृतिक संख्या है, तो इसके ऊपर ये कथन सत्य बैठता है, लेकिन ये सभी पर लागू होना चाहिए। 2 पर भी लागू होना चाहिए था, ये √3 पर भी लागू होना चाहिए। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.32 है ना, इस प्रकार से होती है 1.3 के आसपास, तो ये इस पर भी लागू नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये इनका कथन है, ये आपको बताना है सत्य है या फिर असत्य है। तो मैंने आपको वास्तविक संख्याएं बताई। वास्तविक संख्याएं क्या संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आप कथन कह रहे हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आप देखिए, यदि सारी वास्तविक संख्याएं लिखें हम यहाँ पर, जैसे कि पाई हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2/5 हो गया, ठीक है, या फिर √2 हो गया, √5 हो गया, इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अब ये सभी संख्याएं क्या हैं, एक परिमेय संख्याएं होती हैं इनके अनुसार। तो भैया यहाँ देखिए आप, परिमेय संख्याएं इसमें से कौन कौन सी हैं, परिमेय संख्याएं हैं इसमें से, अपरिमेय इसमें से √2 है, √5 है, पाई है, ठीक है। लेकिन क्या 2, 3 और 2/5 ये संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं हैं? नहीं, ये संख्याएं परिमेय हैं और ये संख्याएं कैसी हैं, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये वाला कथन हमारा गलत हो गया। कैसे? क्योंकि आप यहाँ पर स्पष्ट देख पा रहे हैं, वास्तविक संख्याएं परिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं होती हैं, लेकिन कथन में कहा गया है कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम आंसर लिखेंगे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये कथन पूरी तरह असत्य है, यानी कि ये कथन पूरी तरह क्या है, ये कथन पूरी तरह गलत है। और सही कथन, इसका कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। मैंने आपको बताया, जो रियल नंबर के सेट होते हैं उसमें आपका परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, यदि ये कहा गया होता कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय और परिमेय संख्या होती है तो वो बिल्कुल सही होता, अदरवाइज यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर में हम आपको लिखवा रहे हैं आज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। आप जैसे उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कहा गया है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। हम देख लेते हैं। देखिए, √1 का यदि हम निकालते हैं तो एक वैल्यू आती है, 2 का निकालते हैं तो 1.414 आता है, √3 का निकालते हैं तो आता है 1.732। माफ़ कीजिए, पहले आपको थोड़ा सा गलत हो गया था, 1.3 नहीं 1.7 होता है। अगला देखते हैं, √4 का देखते हैं तो 2 आता है, √5 का देखते हैं तो आपका 2 पॉइंट समथिंग कुछ करके आएगा। ऐसे ही √6, √7, √8 और √9 का आपका कितना होता है, 3 होता है। तो अब जरा ध्यान देंगे,
ये एक जो संख्या है ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। और दूसरी जो संख्या है ये आपका ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 1.414 को P/Q के रूप में ये नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, ये भी एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कैसी संख्या है, अपरिमेय। तीसरी वाली जो चौथे √4 है, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय आप समझते हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और जो बटे का अंक है यानी कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो √5 होगा वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, हमने देखा यहाँ पर सभी धनात्मक पूर्णांक लिए इनके वर्गमूल निकाले और कुछ के परिमेय आए हैं, कुछ के अपरिमेय आए हैं। देखिए इसका परिमेय, अपरिमेय, परिमेय, अपरिमेय, परिमेय, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं नहीं, हमने यहाँ पर आंसर हो जाएगा नहीं। तो आगे बोला है उन्होंने, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो आप इनमें से किसी का भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि √4 बराबर 2 लिख करके आगे इसके परिमेय लिख सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। ऐसे ही आप यहाँ पर √9 लिख सकते हैं कि √9 का जो है वो 3 एक परिमेय संख्या होती है। √9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है ना। ऐसे ही आप यहाँ पर √16 का वर्ग ले सकते हैं, ये 4 हो जाएगा। 4 भी एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार से इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी। यदि आपको कुछ भी इस वीडियो में ऐसा सवाल है जो नहीं समझ में आता है तो आप नीचे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर आप कैसे लिखेंगे, आंसर अपनी कॉपी पे लिखेंगे आप, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ये हमने अभी वीडियो में आपको समझाया। आगे देखते हैं, हम धनात्मक पूर्णांकों 1 से लेकर के 9 तक का उदाहरण लेते हैं। देखिए 1 से लेकर 9 तक का उदाहरण लिया। 1 आपकी परिमेय संख्या है, √2 आपकी अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है, √4 की वैल्यू 2 होती है, तो ये आपकी कैसी हो जाएगी, ये आपकी परिमेय संख्या हो गई है। ऐसे ही √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी। इसका आंसर आपका बिल्कुल ऐसे लिखना है जिस प्रकार से ये नीचे लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करने के लिए आपको एक संख्या रेखा बनानी है। बीच में मैं इसके लिख लेता हूँ 0, यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 और यहाँ पर लिख लेता हूँ 2। सेम एज हम इधर को चलते हैं, इधर -1 और इधर -2। अब हमें √5 निकालना है। अब पहले मैं आपको बता दूं, √4 की वैल्यू कितनी होती है, √4 की वैल्यू होती है 2, ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4। ऐसे ही जब √5 निकालेंगे हम तो ये लगभग 2 पॉइंट समथिंग करके कुछ आना चाहिए, 2.1 आए या 2.2 आए, जो भी आना चाहिए, यानी कि लगभग ये 3 से कम होगी वैल्यू उसकी, ठीक है। यानी कि लगभग यहाँ हो सकता है पॉइंट, या यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। √5 हमें वही पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, अपने जो सेंटर है यानी कि ये O सेंटर है हमारा, ये सेंटर क्या है O, यहाँ से हम एक दूरी चलते हैं, एक दूरी चलिए हम यहाँ तक आए और फिर यहाँ से हम एक दूरी चलते हैं, एक दूरी चलकर हम यहाँ पर आए 2 पर, और इस 2 से हम फिर एक दूरी चलकर प्रकार में या प्रकार से करेंगे सारा काम। प्रकार की नोक को आप यहाँ रखेंगे 2 पर और ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे इस प्रकार से, और इस बिंदु को आप यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा कि ये जो बिंदु आया, ये बिंदु जो आया आपका, यहाँ से लेके इसको मिला देंगे, इसको हम पॉइंट दे देते हैं, इसको A पॉइंट दे देते हैं, इसको B पॉइंट दे देते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा एक पॉइंट हम इसको 1 से मिला देते हैं, ठीक है। एक पॉइंट को 1 से मिला देते हैं, तो देखिए ये दूरी कितनी थी हमारी 1, और 1 से लेकर जब हम 2 तक चले तो ये दूरी कितनी हो गई हमारी 1, और 1 की दूरी हमारी ये थी, यानी कि कहने का अर्थ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई आपकी 2 हो गई, ठीक है। और एक दूरी आपकी ये है, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, ये जो हमने रेखा खींची है O से लेकर के A तक, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी OA कितनी हो जाएगी। देखिए ये यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज की परिभाषा होती है
कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि OB का स्क्वायर और प्लस आपका लंब का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर। OA हमको निकालना है, हमको ये वाली नहीं पता, ये जो वैल्यू है, ये जो रेखा है हमको नहीं पता। तो OA निकालने के लिए आप OA को ऐसे रहने देंगे, OA स्क्वायर, OB की वैल्यू आपके यहाँ पे दे रखी है 2, तो OB की वैल्यू 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस AB कितना है आपका, AB 1 दे रखा है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 + 1 5 हो जाएगा आपका। OA स्क्वायर बराबर हो गया आपका 5, तो OA की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी √5। तो आपने यहाँ पर OA की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं कि OA की वैल्यू कितनी है, ये OA की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है, √5 है। अब बस सिंपल सा है, आपने ये जो दूरी भरी थी इस दूरी को आप यहाँ से इस प्रकार से प्रकार में भर करके और ऐसे करके यहाँ पर मिला दें, तो ये जो दूरी आई आपकी, ये जो पॉइंट आया, यही पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट आपका √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसका थ्योरेटिकल आंसर क्या होगा। एक चित्र मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चित्र में आप ध्यान से देखिएगा, ये चित्र थोड़ा सा अलग तरीके का है। अब आप देख सकते हैं, हमने पहले यहाँ पर एक संख्या रेखा काटी, यहाँ पर ये पॉइंट है हमारा O है, 0 है, यहाँ से हम 1 पर चले, देखिए यहाँ पर 1 तक चले हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम 1 तक चले ऊपर को, या तो एक दूरी हम ये चले यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से लेकर के OB लाइन काटी, ठीक है, देखिए O से लेकर के B तक OB लाइन हम जब काटेंगे तो यहाँ पर वही फॉर्मूला अपनाई होगा, OB स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस आपका OA स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों तरफ A है तो ये आपका 1 + 1 हो जाएगा, √2 आ जाएगा आपकी OB की वैल्यू। OB की वैल्यू √2 आ गई आपकी यहाँ पर। फिर B से लेकर के हमने एक दूरी भरी प्रकार में और C पर चाप लगाया, C से लेकर एक दूरी भरी प्रकार में और D पर चाप लगाया, D से लेकर एक दूरी भरी प्रकार में और E पर हमने चाप लगा दिया। अब आप ध्यान से देख पाएंगे, यदि हम एक त्रिभुज हमारे पास बन रहा है ये BCO, एक त्रिभुज बन रहा है CDO यहाँ पर, और एक त्रिभुज बन रहा है DOE। बेसिकली यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, हम यदि ये कर्ण निकाला हमने तो √3 हो जाएगा, क्योंकि कोण BOC में जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कर्ण हमारा √3 आएगा। फिर यहाँ पर ये कितना आएगा, √4 आएगा। √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। सेम एज यहाँ पर हम E निकालने के लिए EOD में जब फार्मूला लगाएंगे तो EOD का फार्मूला हो जाएगा OE का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OD का स्क्वायर, प्लस में आप ये हो जाएगा बेस कितना हो जाएगा आपका इसमें, OD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका बेस हो गया। अब OE का स्क्वायर निकालने के लिए OD कितना है हमारे पास, OD है हमारे पास 2, यानी कि कितना हो जाएगा 4, प्लस DE स्क्वायर कितना है आपके पास, 1 है, तो 1 कर देंगे, तो कितना आ गया आपके पास 5 आ गया, यानी कि OE बराबर कितना हो गया, √5 हो गया। तो बस हमें पता चल गया कि इतनी दूरी √5 है। यहाँ से हम E से लेकर के और O को मिला दिया। अब आप क्या करेंगे, प्रकार में यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे O पॉइंट पर और दूरी भरेंगे E तक की दूरी भरकर यहाँ से एक चाप लगाएंगे, जो ये चाप आपके सामने लगता आ रहा है, और ये 2 से थोड़ा सा आगे बैठेगा, ठीक है, 2 से थोड़ा सा आगे काटेगा, तो यही आपका क्या हो गया, तो ये आपकी √5 की दूरी हो गई। तो यही 3 आज क्वेश्चंस थे आज की इस क्लास में, बस इतना ही। कल हमने 1.1 एक्सरसाइज किया था, आज हमने 1.2 एक्सरसाइज किया है, और आगे ही हम चर्चा करेंगे 1.3 एक्सरसाइज में कल। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और रहिए सेफ, हाथ अपने धोते रहिए इस कोविड-19 के टाइम में, और अपना अभ्यास जारी रखिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें।